स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? काफी दिनों से कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दो, और मैं भी ये चाहता था कि आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और ऑर्गेनिक के और भी जो चैप्टर हम आगे करेंगे उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दिया जाए। लेकिन मेरे प्रॉब्लम ये है, और मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारी ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गेनिक लिंक वाइज चलती है। अब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स जो ये चैप्टर है, इसका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का पार्ट है, जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। अब जब तक बच्चा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा तब तक बच्चा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूरी तरीके से नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब मैं ऑर्गेनिक कराता हूं तो मैं पहले ऑर्गेनिक का तरीका समझाता हूं, टेक्निक्स समझाता हूं, पूरा चैप्टर ब्रीफली समझाता हूं। जब मैं पूरी ऑर्गेनिक खत्म करता हूं उसके बाद मैं दोबारा ऑर्गेनिक को पकड़ता हूं और फिर क्वेश्चन आंसर, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आंसर्स मैं एक एक करा देता हूं। बोर्ड में जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने टेक्निकल क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब एक बार में कराता हूं, क्योंकि जब तक आप पूरी ऑर्गेनिक को नहीं करते हो तब तक आप ऑर्गेनिक को के क्वेश्चन आंसर को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक लिंक वाइज चलती है। भाई हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का लिंक अल्कोहल से है, अल्कोहल्स का लिंक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से है। तो प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है। अब बच्चा रटना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते आप बच्चे को रटवा के। अब जैसे स्कूल के टीचर है, उनको तो अपना काम चलाना है, ट्यूशन वाले हैं, बहुत सारे ट्यूशन वाले, उनको ऑर्गेनिक आते ही नहीं। सही बता रहा हूं मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं यार, उनको ऑर्गेनिक आते ही नहीं। वो भी एनसीईआरटी रटते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं, हो गई उनकी ऑर्गेनिक, और बच्चों को वही रटवा देते कि बेटे ये तो ऐसे ही होगा, देखो इस रिएक्शन को रट लो। उनको ऑर्गेनिक की टेक्निक नहीं आती है। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये दिल्ली के 80% टीचर की बात बता रहा हूं जो रटा रटाया काम करते हैं। लेकिन आपने मेरे को भी ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए देखा होगा, मैं रटा रटाया ऑर्गेनिक नहीं कराता हूं। मेरी ऑर्गेनिक कराने का तरीका एंड टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। और आप अब तक आपने इतनी ऑर्गेनिक करी है तो आपको समझ में आ गई होगी कि शायद मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। देखो, मैं बहुत अहंकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात का अहंकार है कि मेरे से अच्छी ऑर्गेनिक कोई नहीं करा सकता। मुझे इस बात का अहंकार है, ये पक्की बात है। तो मैं अब तक हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के और ये जो चैप्टर्स है इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा था कि मुझे ये पता है कि जैसे ही मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर आगे वाले चैप्टर्स आ जाएंगे, तो बच्चा वहां गोते लगाएगा, प्रॉब्लम में फंसेगा। वो उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमने अभी क्वेश्चन आंसर रोके हुए हैं। अभी एक बार ऑर्गेनिक खत्म हो जाए फिर मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन, हर पैटर्न का एक क्वेश्चन कराऊंगा। ऑल्दो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर रिवीजन के वक्त और खतरनाक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो मेरे वादा क्या, मैं तो लगातार लगा ही हुआ हूं आपके साथ और हर पैटर्न का क्वेश्चन करा रहा हूं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मेरे पल्ले पड़े हुए हैं कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी। तो बेटे आज मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का एनसीईआरटी क्वेश्चन करा देता हूं। तो और उसके जब मैं कराऊंगा तो आपको पता भी लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक लिंक वाइज चलता है, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो थोड़ा उनको भी आइडिया हो जाएगा, वरना मैं वैसे उनको बोलूंगा तो वो सोचेंगे कि सर गोली दे रहे हैं। और कई बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं यार सर ना गोली दे रहे हैं, सर मैं अलग से एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराने की मांग कर रहा हूं तो सर गोली दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे, अभी मैं कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों कह रहा था कि भाई थोड़ा सा
रुक के करते हैं, ठीक है नहीं। और बेसिकली हम जब चैप्टर करते हैं तो मैं आपको हर एक चीज कराता हूं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फंसने का मतलब नहीं है, फिर भी अगर प्रॉब्लम फंसता है तो उसके अंदर जरूर कोई बात है। मैं जब कराता हूं कोई भी चैप्टर तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ कवर कर देता हूं, बहुत पैटर्न वाइज कराता हूं, टेक्निकल पैटर्न को उसके अंदर रख के एक एक चीज का एग्जाम्पल देके मैं आपको चैप्टर कराता हूं। तो इतना कराने के बाद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने में आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, रेदर देन उन क्वेश्चनों को छोड़ के जो क्वेश्चन आगे के लिंक से जुड़े हुए हैं उनको छोड़ के बाकी बच्चा कर ही लेता है। तो खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटे, खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा उलझोगे, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम से उलझोगे तभी सुलझन क्रिएट होगी, तभी सारे मामले सुलझेंगे। अगर प्रॉब्लम से जूझोगे नहीं तो सुलझना बहुत मुश्किल है। मैं तो करा ही दूंगा मुझे क्या है, ठीक है नहीं, लेकिन रटने वाला काम मत करो, थोड़ा अपना टेक्निक भी यूज करो, ठीक है। चलिए आज हम हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो बाद में ऑर्गेनिक के समुंदर में गोते खाएंगे, और जब वो गोते खाएंगे तो यहां आपको मैं बताऊं, यहां कोई गोताखोर ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनिक के समुंदर से में गोते लगा के निकल जाए, बच जाए। तो इसलिए गोते खाने वाला काम मत करो, साथ साथ ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करो। इतनी ऑर्गेनिक के बाद किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार। और फिर भी अगर तकलीफ हो रही है तो मेरे घर के बाहर एक नाला है, उसके अंदर अपनी मुंडी डुबाओ और फिर निकलो, ठीक है नहीं, क्योंकि चुल्लू भर पानी के अंदर डूबने से भी मतलब ये बहुत ही बेकार है। चुल्लू भर पानी के अंदर तो बंदा डूबता है तो वो एक नॉर्मल बंदा डूबता है, लेकिन आप अगर इतना कराने के बाद भी डूब रहे हो तो नाले के अंदर डूबो, सिंपल सी बात है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है नहीं। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, थोड़ी मेहनत आप भी करिए और मेरी बातों को समझिए। मैं क्योंकि मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखता हूं और मैं कभी किसी को गोली नहीं देता हूं। मैं जो बात कहता हूं टेक्निकल बातों को लेके चलता हूं। आप पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, मुझे 20 साल पढ़ाते हुए हो गए, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देखिए बेटे, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.2, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, वो खुद भी कर सकते हो। बेसिकली मुझे लगता है कि जहां जहां बंदा थोड़ा बहुत भी मुझे अगर अंदाजा जहां हो रहा है कि यहां बच्चा अटक सकता है, वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 10.2, why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? By during the reaction of alcohol with Ki, ठीक है, H2SO4 is not used। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10.2, ठीक है बेटे। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम अल्कोहल को मतलब ROH को KI के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम इसके अंदर H3PO4 डालते हैं तो हमारा ये RI बनता है। तो सवाल ये है कि H3PO4 की जगह मैं H2SO4 को यूज नहीं करता हूं, बताओ H2SO4 को क्यों नहीं यूज करता हूं। तो बेटे इसका कारण यह है कि H2SO4 जो है वो इस KI के साथ रिएक्ट कर जाता है। आपको मैं बताऊं, H2SO4 इज अ वेरी गुड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, Ki के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है Ki को। तो ये बेसिकली KHSO4 बनाता है, ठीक है नहीं, प्लस आपका HI बनाता है। और फिर ये HI जो है दोबारा इस H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और I2 बनाता है, प्लस SO2 बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। तो HI चेंजेस इनटू I2 ड्यू टू दिस H2SO4। तो अगर HI I2 में चेंज हो जाएगा तो इस HI को इस ROH के साथ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब इस HI को इस ROH के साथ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा तो नेचुरली RI नहीं बनेगा। तो यही कारण है कि H2SO4 क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हम H2SO4 को नहीं यूज करते, हम H3PO4 को यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.2, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.5, ठीक है नहीं। ध्यान देना, एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.5 की बात करते हैं। 10.5 में ये आपके पास OH है और ये SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। वो पूछ रहा है क्या रिजल्ट आएगा, फिल इन दी ब्लैंक है बेसिकली। तो बेटे अल्कोहल के साथ जब SOCl2 रिएक्ट होता है तो आपको पता है OH यहां से हटता है, Cl यहां जाके लगता है, तो आपका जो कंपाउंड है वो ये बनता है। इज इट क्लियर? दूसरा है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है, अगर यहीं पे ये NO2 लगा हुआ है, ये CH2CH3 लगा हुआ है और इसके अंदर Br2 हीट अल्ट्रावायलेट लाइट लगा हुआ है, तो क्या होगा? अब आपको पता है, मैंने ये भी बात आपको बता रखी है कि अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में जो ये रिएक्शन है ये हैलोजिनेशन है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हैलोजिनेशन जब बेंजीन रिंग लगा होता है तो जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन में हैलोजिनेशन होता है। तो यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। Br है ना, तो ये Br और ये CH3। इज इट क्लियर? क्योंकि जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उसी पे जाके हैलोजन लगता है, अटैच होता है। ठीक है, ये मिटा दूं, उतार लीजिए प्लीज। उतार लिया आपने? मिटा दूं ना, पक्का है? ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, अब हम सी पार्ट करते हैं इसी का ही। सी पार्ट ध्यान से देखना, ये आपका OH है, ये आपका CH2OH है, ये आपका HCl के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो। तो अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं, अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन है। यहां पे ये जो ऑक्सीजन है, ये भी OH है, ये भी OH है, लेकिन ये OH बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेचुरली पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो इसे तोड़ना तो मुश्किल है। तो नेचुरली अगर आपका ये HCl के साथ रिएक्ट होता है तो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 वाला रिएक्शन है ये, तो नेचुरली बेंजीन के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकता ये HCl, है ना। तो ये वाला OH निकलेगा और ये Cl यहां पे आ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। समझाई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी पार्ट। डी पार्ट है, आपके पास ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, आपने इसे HI के साथ रिएक्ट कराया। अब ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है नहीं, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन बेसिकली। अब देखो ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है नहीं, तो नेचुरली ये बॉन्ड, आपको पता है जब बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये HI के साथ रिएक्शन है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल।
तो अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था मार्कोनिकॉफ रूल में, अगर आपको याद हो तो डबल बॉन्ड जब टूटता है तो नेगेटिव चार्ज उस तरफ आता है जिस तरफ कार्बन की कमी होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पे तो नेगेटिव चार्ज आ नहीं सकता, तो नेचुरली ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव। ये H का पॉजिटिव टूटा, I नेगेटिव टूटा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास चले जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जुड़ जाएगा। तो अगले केस में क्या होगा, ये आपका CH3 ये I। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब आप किसी चैप्टर को करते हैं ध्यान से चैप्टर को करिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बारीकी से टॉपिक करा चुका हूं, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चंस करने की खुद एकाग्रता रखिए कि मैं क्वेश्चंस करूंगा, मैं अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चंस को करूंगा, और जब मैं इसको क्वेश्चन को दिमाग लगा के करूंगा, इसे वीडियो के साथ लिंक करूंगा, तो मुझे खुद ब खुद समझ में आएगा, और जब मुझे खुद ब खुद समझ में आएगा तो वो बात मेरी जहन में बैठ जाएगी। ठीक है नहीं, रेदर देन किसी का सहारा लेने से अच्छा है कि खुद क्वेश्चन में सोचो कि क्या हो सकता है, फिर वो दिमाग में बैठ जाएगी। वीडियो इसीलिए है कि वीडियो आपको टेक्निक बताएगा, आपको उस टेक्निक को अप्लाई खुद करना है, जिससे कि आपको केमिस्ट्री में रटना ना पड़े, आप समझ के करो। ठीक है, चलो अब हम डी के बाद अब हम ई कर रहे हैं। ई तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से ई आप लोगों को सबको पता है, जो ई पार्ट है वो फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन है, तो मुझे लगता है वो कराने की जरूरत नहीं है ना। तो ई के बाद मैं एफ कराता हूं, तो ध्यान दीजिए एफ में क्या है, ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट। अब अगेन अल्ट्रावायलेट लाइट है ना, CCl4 नहीं है। अगर CCl4 होता तो Br, ये दोनों Br यहां जाके लग जाते। अगर CCl4 होता ना तो ये डबल बॉन्ड यहां से टूटता है, यहां Br लग जाते ये दोनों, लेकिन अभी ये नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, अभी ये यहां पे CCl4 नहीं है, यहां अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट हमेशा एल्केन के मतलब एल्काइल ग्रुप के ऊपर लगता है, तो नेचुरली एल्काइल ग्रुप के ऊपर लगता है, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर तो अटैक कर ही नहीं सकता। तो डबल बॉन्ड के जो सबसे साथ वाला कार्बन है, या तो इस तरफ वाला कार्बन या इस तरफ वाला कार्बन, कहीं पे भी अटैक करवा सकते हो, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। ठीक है नहीं, ये हेलोजिनेशन है, सिंपल हेलोजिनेशन। तो आपका ये जाके यहां पे लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर 10.5 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू? करें, अगला करें। अब देखिए अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.6 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। ठीक है, देखो, अरेंज दिस सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेरे ख्याल से खुद ब खुद भी कर सकते हो। ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोमीथेन है, डाइब्रोमोमीथेन है। जितना लंबा कार्बन चेन उतना सरफेस एरिया ज्यादा, और जितना बड़ा साइज ऑफ हेलोजन उतना सरफेस एरिया ज्यादा। तो नेचुरली इसके अंदर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोमीथेन का, उसके बाद होगा ब्रोमोमीथेन का, उसके बाद होगा डाइब्रोमोमीथेन का, उसके बाद होगा ब्रोमोफॉर्म का, है ना, क्योंकि ब्रोमोफॉर्म में 4 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो नेचुरली उसका साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है नहीं, इसके अगला है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसके अंदर सबसे, आपको पता है जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना सरफेस एरिया कम, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सबसे कम होगा, उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा, और उसके बाद ब्यूटेन सबसे लंबा चेन है तो 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा। इसे क्लियर? तो सबसे ज्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन का और सबसे कम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, बड़े आराम आराम से करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन इंटेक्स 10.8। देखो SN1 रिएक्शन फास्टर किस में होगा, तो आपको मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूं, आपको 10.8 मैं आपको वीडियो में भी करा चुका हूं। एक आपके पास ये क्लोरो है और ये एक आपके पास कंपाउंड, ये दो कंपाउंड है। ठीक है, अब कौन सा बोला है, SN1। तो भाई ये है आपका 3 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री। SN1 2 डिग्री, SN1 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर SN1 ज्यादा होगा, इसके अंदर SN1 कम होगा। ठीक है, क्योंकि SN1 की सीक्वेंस क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है नहीं। दूसरा है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं बेटे, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, तो नेचुरली 2 डिग्री में SN1 ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.9 देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, ये आपका Br है, इसको Mg के साथ रिएक्ट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। Mg एंड ड्राई ईथर के बीच में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो आपको पता है ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है इसके अंदर H2O डालेंगे तो क्या होगा भाई, H2O डालेंगे तो एल्केन में चेंज हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में। तो H2O डालने से ही ये कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाएगा, MgBr हट जाएगा, ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन याद करिए। दूसरा है RBr को हमने Mg के साथ रिएक्ट किया ड्राई ईथर के रेस्पेक्ट में, तो आपका बनता है C को D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो आपका बनता है D, ये। ठीक है, H2O की जगह D2O ले लिया इन्होंने। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, RBr है, Mg के साथ रिएक्ट किया। ठीक है नहीं, और D यहां आ गया, D यहां आ गया। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर Mg के साथ ड्राई ईथर लगाया और उसके बाद D2O लगाया तो D यहां आया, तो ये कंपाउंड नेचुरली ये होगा। है ना, तो फिर ये वाला कंपाउंड क्या होगा, यहां जो R होगा वो क्या होगा, ये R ये वाला होगा। ठीक है नहीं, ये दिस इज द R। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन 10.9। अब 10.9 का थर्ड पार्ट में आते हैं। अब 10.9 का थर्ड पार्ट कह रहा है जी, ये कह रहा है थोड़ा, ये मिटा दूं ना, पक्का है ना? ठीक है, मिटा देता हूं। अब 10.9 के थर्ड पार्ट में आते हैं। भाई थर्ड पार्ट तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये बेसिकली Na ईथर डाला, मतलब उड्स रिएक्शन, R-X ले लिए, ये Mg लिया, ये D आया और H2O डाला, E आया। तो भाई ये कंपाउंड उड्स रिएक्शन से कैसे बनेगा, ये सोचने वाले। ये कंपाउंड उड्स रिएक्शन से कैसे बनेगा भाई, बॉन्ड को यहां से तोड़ो, ये वाला हिस्सा डबल हुआ होगा, ये हिस्सा डबल हुआ होगा, तो नेचुरली ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड ये होगा। ये तो साफ पता लग रहा है, गधा ही बता देगा। अब Mg डाला तो क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
तो यानी CCH3 CH3 CH3 NGX। और वाटर डाला तो क्या हुआ, वाटर डाला तो क्या बन गया, CCH3 CH3 CH3H, एल्केन बन गया ना। तो आपको पता लग गया R-X क्या है, D क्या है, E क्या है। ठीक है, चलो हो गया, ये टॉपिक हो गया है। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट गो फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। मिटा दूं, मिटा दूं, क्या कहते हो, पक्का? ठीक है जी। भाई लंबा वीडियो एक बार में बन रहा है, थोड़ा सा चेक कर लूं भाई कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। पता लगा सब पढ़ा दिया, उसके बाद देख रहा हूं वीडियो बंद है। एक बार देख लेता हूं। ठीक है, चल चल रहा है, चल रहा है। कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ा लेते हैं ना 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, उसके बाद देखते हैं वीडियो बनते हैं। अबे यार क्या यार, दिमाग खराब हो जाता है। मन करता है मन करता है दीवार में सर ठोक सो, मतलब गुस्सा इतना होता है, फोन पटक के मारने का मन करता है, लेकिन फोन बहुत महंगा है ना, पटकता नहीं हूं। चलो देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके सामने, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन में सबसे पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे 10.5। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं 10.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but gives single monochloro compound। ओके, अच्छा, C5H9Cl इन ब्राइट लाइट। ओके ओके, ब्राइट लाइट में रिएक्ट कर रहा है, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट में रिएक्ट कर रहा है, लेकिन डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब बिना अल्ट्रावायलेट लाइट के रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओके, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। C5H10 है। ठीक है, अब ये कंपाउंड C5H10 बेसिकली दो तरीके से बन सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, आइसोमेरिज्म को थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्या कि एक तो देखो 1 2 3 4 5, एक मतलब लेमैन वर्ड्स में जाते हैं, लेमैन तरीके से लिखते हैं, H H H H H H H 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी इस कार्बन की तो पूरी हो नहीं रही है, तो इस H को यहां से हटाते हैं, यहां लगा देते हैं और यहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं। एक तो ये अल्कीन बन सकता है, और दूसरा ये बन सकता है डबल बॉन्ड है ना यहां पे, तो एल्कीन है, ये पेंट 1 इन है, और दूसरा ये बन सकता है ये CH2 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 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब साइक्लोपेंटेन भी बन सकता है, ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, ये पेंट 1 इन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई ये या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। अब वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि अगर मैं कंपाउंड को, इस कंपाउंड को के अंदर Cl2 डालूं, डार्क में रिएक्ट करूं, तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, Cl2 डार्क का मतलब है वो जो डबल बॉन्ड के साथ 2 Cl जाके जुड़ जाते हैं, है ना, डबल बॉन्ड के साथ 2 Cl2 डार्क का मतलब है डबल बॉन्ड हट जाएगा, 2 Cl लग जाएंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा, 2 Cl जाके यहां लग जाएंगे, तो ये Cl2 डार्क है। लेकिन वो कह रहा है कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, तो नेचुरली यहां काटा बनना पड़ेगा, एल्कीन नहीं हो सकता। अगर एल्कीन होता तो ये रिएक्शन होता। तो
लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मैं Cl2 के अंदर HNO डालूं सनलाइट तो रिएक्शन होगा, क्लोरो कंपाउंड बन रहा है, क्लोरो कंपाउंड बन रहा है। तो नेचुरली साइक्लोपेंटेन हो सकता है, क्योंकि साइक्लोपेंटेन के अंदर जब मैं Cl2 HNO डालूंगा तो ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। तो दिस कंपाउंड C5H10 इज साइक्लोपेंटेन। समझ में आई बात? क्योंकि एल्काइल ग्रुप के ऊपर हेलोजिनेशन हो सकता है, एल्कीन के ऊपर हेलोजिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट आपका 5 हो गया। ठीक है, 10.7 तो कोई भी बंदा कर सकता है। 1 आइडोब्यूटेन में चेंज करना है फ्रॉम ब्यूटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल से आइडोब्यूटेन में चेंज करना आपको आता ही होगा। ब्यूटेन 1 ऑल को पहले PCl3 डालो, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन बन गया। क्लोरोब्यूटेन के अंदर NaI डाला तो आइडोब्यूटेन बना। क्लोरोब्यूटेन से भी बन सकता है, मैंने आपको बताया NaI डाल दो, सिंपल, कुछ भी नहीं है। ब्यूट 1 से बन सकता है आइडोब्यूटेन, क्या HI डाल दो, मार्कोनिकॉफ रूल। ब्यूट 1 आइन के अंदर HI डाल दो, सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो ब्यूट 1 आइडोब्यूटेन बन सकता है, मार्कोनिकॉफ। ब्यूट 1 इन है ना, और 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। बेटे फिर इसमें मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, सॉरी, मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ अगर लगेगा तो 2 आइडोब्यूटेन बनेगा। ब्यूट 1 इन से आपको आइडोब्यूटेन बनाना है, तो आपको पहले इसके अंदर मार्कोनिकॉफ लगाओ, मतलब आप मार्कोनिकॉफ लगाओ, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओ, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओ HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, ब्यूट 1 इन के अंदर, ये जो ब्यूट 1 इन है मैं बता देता हूं, ये देखो ब्यूट 1 इन है, इसके अंदर आप HBr डालो, पेरोक्साइड डालो, तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br बन जाएगा। अब इसके अंदर NaI डालो, फ्रेंकलस्टेन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 10.7 था ये, इसके अंदर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती, आपको कोई होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 10.11 में। ठीक है, नहीं अब 10.11 को देखते हैं। ठीक है, नहीं 10.11, ठीक है, मिटा दो, बोर्ड मिटा दो, पक्का मिटा दो। ठीक है, 10.11 क्वेश्चन नंबर 10.11, ध्यान से सुनना। ठीक है, फटाफट करेंगे, ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। सबसे पहला है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। अब ये एक सवाल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला लेक्चर देख रखा है, वो ये सवाल कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। तो मैं इसीलिए कुछ बच्चों को बोल रहा था, कुछ बच्चे ना बड़े पैनिक हो गए, उन्होंने कहा सर आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं कराया, आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर दिया, सर पहले आप वो करा देते। तो बेटे मैंने उन बच्चों को बोला कि कीप पेशेंस बेटे, कीप पेशेंस, लेकिन वो बड़ा पैनिक हुए ना। तो बेटे उन बच्चों के लिए ये सवाल है, क्यों मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले लेक्चर के बाद ये वीडियो डाल रहा हूं, तो उनको मेरी बात अब समझ में आएगी। सो प्लीज वो बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखें, ठीक है, नहीं, और कीप पेशेंस वो बहुत जरूरी है। तो देखो बेटे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पहला लेक्चर को जरूर देखना, उसके अंदर इस क्वेश्चन का सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटे आपके पास इथेनॉल है, ये आपके पास इथेनॉल है, आपको बनाना है ब्यूट आपको बनाना है ब्यूट 1 आइन, ये बनाना है।
नेचुरली कार्बन चेन लंबा भी करना है और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, बिना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले लेक्चर को बिना देखे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो जिन्होंने देख रखा है, नहीं देख रखा तो वो वीडियो देखे फिर करें। तो भैया सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसके अंदर PCl3 हीट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा CH3CH2Cl। इसके अंदर आप डालेंगे NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, हीट। दिस इज द आंसर। समझ आई बात? तो मैं वही बात कह रहा हूं ना कि जब तक ऑर्गेनिक लिंक्वाइज चलती है, जिसने अब अगर मैं यही वीडियो आज से 10 दिन पहले डाल देता, 15 दिन पहले डाल देता, तो फिर ये क्वेश्चन किसी को समझ में ही नहीं आता कि मैंने किया क्या। तो मेरे ख्याल से आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले लेक्चर के बाद इसे देख रहे हैं तो आपसे हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आज के इस वीडियो में आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे लेक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, तीसरे की भी पड़ेगी, चौथे की भी पड़ेगी। ठीक है नहीं? तो वो बातें मैं तभी बताऊंगा जब वो टॉपिक कराऊंगा। ठीक है नहीं? क्योंकि हेलोएल्कीन एंड हेलोएरिन्स में सब कुछ है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, सब कुछ है। चलो देखते हैं। ये पहला हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरा देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इथेन टू ब्रोमो इथीन। ये आपका इथेन है, आपको ब्रोमो इथीन बनाना है। ये ब्रोमो इथीन। ठीक है, तो बेटे क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले आप एक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ये इथेन है, इसका Cl2H डालिए तो आपका ये बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, ठीक है, ब्रोमो इथीन बनाना ना हमें। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करिए, एल्कोहलिक KOH डालिए तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अल्कोहलिक KOH। अब इसके अंदर क्या करिए आप, Cl2CCl4 डालिए तो ये आपका बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अब इसके अंदर दोबारा आप HBr डालिए, हीट करिए, आपका ब्रोमो इथीन बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। प्रोप 1:1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोप 1 ये प्रोप 1 है। ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपेन है। तो कुछ भी नहीं है भाई, इसकी तो बहुत आसान हो गया, 1 नाइट्रोप्रोपेन है, इसके अंदर HBr डालिए, पेरोक्साइड, क्योंकि 1 पे आपको नाइट्रो चाहिए तो आपको हेलो एल्कीन में इसे चेंज करना पड़ेगा पहले। तो आप पहले इसको हेलो एल्कीन में चेंज करेंगे, ये। फिर इसके अंदर आप नाइट्रो के लिए आप क्या यूज करते हैं बताइए, नाइट्रो। यस माय डियर, नाइट्रो। बताओ क्या यूज करोगे, बताओ भाई। अब इसके अंदर नाइट्रो के लिए आप जो भी यूज करोगे वो आपका, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि KNO2 और AgNO2 में क्या यूज करोगे, मैं हिंट भी दे देता हूं, तो आपको डालना है। ठीक है नहीं, इसे क्लियर? तो KNO2 और AgNO2 में से क्या यूज करोगे वो देखोगे, वीडियो को देखे, वीडियो में ये बात साफ कर रखी है। ठीक है नहीं, एक नाइट्राइट बनाएगा, एक नाइट्राइट बनाएगा, एक नाइट्रो बनाएगा। ठीक है नहीं, तो हिंट बहुत है, बता दूं क्या? नहीं, चलो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, मिटा दूं इसे, उतार लीजिए प्लीज, पक्का मिटा दूं? चलो
अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बेटे, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका टॉलिन है, आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। ये बनाना है, कुछ भी नहीं है। पहले आप Cl2H डालें, CH2Cl बनेगा, उसके बाद एक्वस KOH डालें। इज इट क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं, प्रोपीन टू प्रोपाइन। अब इसमें भी कुछ नहीं है, प्रोपीन आपके पास ये है, प्रोपाइन बनाना है आपको। तो जी पहले आप इसके अंदर क्या डालेंगे, HBr पेरोक्साइड डाल दीजिए, CH3CH2CH2Br डलने का, एल्कोहलिक KOH डालो तो बन जाएगा Br डाला ना, नहीं एक काम करते हैं हम, इसमें सिंपल कर देते हैं ना, इसमें सिंपल कर देते हैं, Cl2CCl4 या Br2CCl4 डाल दो तो ये बन जाएगा CH3CHCBr CH2Br। ठीक है, नहीं डाल लेते हैं। अब इसके अंदर एल्कोहलिक KOH एक्सेस, तो ये Br यहां से हटेगा, ये H हटेगा, ये Br यहां से हटेगा, H हटेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। हर कोई बना देगा। पहले इथेनॉल को PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरोइथेन बनेगा, फिर क्लोरोइथेन के अंदर AgF डाल देंगे तो इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है नहीं? नाउ ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेन 1 ऑन। ठीक है, अब अगेन इस क्वेश्चन का जवाब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला लेक्चर देगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला लेक्चर, वो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसे उतार लिया ना आपने? ठीक है, तो अब जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये ब्रोमोमीथेन, ये आपका है 7th, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेन ऑन। तो बेटे ये क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला लेक्चर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है नहीं? तो वो बच्चा जो मेरे पल्ले पड़ा हुआ था, वो इस बात को जान ले कि इसीलिए ये वीडियो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, पहले लेक्चर के बाद डाल रहा हूं। वैसे तो मुझे इस वीडियो को एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चौथे लेक्चर के बाद डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरे बहुत पल्ले पड़ गया, तो इसलिए मैंने पहले लेक्चर के बाद डाला। ठीक है नहीं? तो इधर देखो, ध्यान देना, आपके पास ब्रोमोमीथेन है और ये आपको बनाना है प्रोपेन 2 ऑन। जिसने पहला लेक्चर देख रखा है उसे समझ में आ गया होगा क्या होना है, क्या हुआ होगा। भाई सिंपल सी बात है, पहले इसके अंदर उड्स रिएक्शन कर दिया मैंने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन गया इथेन। इसके अंदर मैंने डाल दिया Cl2H, तो ये बन गया Cl। ठीक है नहीं? ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एल्कोहलिक KOH डाला, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है नहीं? अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने Cl2CCl4 डाला,
तो ये बन गया CH2CH2Cl बन गया। और अब मैंने इसके अंदर क्या किया, ध्यान देना, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा ना। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, अगेन एल्कोहलिक KOH डाला एक्सेस में, तो ये मेरा बन गया इथाइन बन गया। ठीक है, इस इथाइन के अंदर मैंने क्या किया, CH3Cl डाला। ठीक है, मैंने इसके अंदर मैंने डाला NaNH2 लिक्विड एमोनिया 196 केल्विन, तो ये मेरा बन गया CHC ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं क्योंकि काफी लंबा रिएक्शन है ये। ठीक है, और अब मैंने इसके अंदर क्या किया, CH3Cl डाला, तो मेरे पास बन गया ये HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 बन गया। और अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, HgSO4 H2SO4 हीट। ठीक है, अब ये तो काफी स्टेप हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप का रिएक्शन हो गया ना, काफी लंबा हो गया है ना। तो इसका अगर छोटा रिएक्शन देखना है तो आपको देखना पड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। जब आप लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 2 देख लेंगे उस चैप्टर का, तब आपको इस रिएक्शन को छोटा करना भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज लेक्चर नंबर 2 देखो, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, तो इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि इसीलिए रोका हुआ था यार। ठीक है, अच्छा अब ब्यूट-1 into ब्यूट-2 ये तो हर कोई कर लेगा है ना। ब्यूट-1 into ब्यूट-2 पहले आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, फिर मार्कोनिकॉफ रूल के बाद आप क्या करोगे, ब्यूट-1 into ब्यूट-2 करना है, तो पहले मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, फिर दोबारा एल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो आपका ब्यूट-2 बन गया। इसमें कोई दो राय बात नहीं, हो जाएगा। क्लोरोब्यूटेन टू एन-ऑक्टेन वुड्स रिएक्शन हो जाएगा है ना। बेंजीन टू बाइफेनाइल, अगेन वही वाली बात है, बेंजीन टू बाइफेनाइल भी आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10.12 में आ जाते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर बेंजीन रिंग लगा होता है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बिटवीन क्लोरो एंड बेंजीन रिंग, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यही कारण है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कम होता है। एल्काइल हैलाइड आर पोलर इमिसिबल विद वाटर, ये तो वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनाइड्रस कंडीशन में एल्केन बना देता है, ये भी बता चुका हूं। ठीक है, नहीं तो 10.12 भी हो जाएगा। 10.14 मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे ये रिएक्शन ऑलरेडी वीडियो के अंदर करा चुका हूं, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 10.17 मुझे दो चीजें दे रखी हैं, दो कंपाउंड दे रखा है। एक दे रखा है ये, एक कंपाउंड दे रखा है ये। ठीक है, ये दो कंपाउंड बोला है कि कौन इसके अंदर एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा, जल्दी इजीली हाइड्रोलाइज होगा। बेटे देखो, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री। ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर देते हैं हम। अगर SN1 हुआ तो 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर KOH के साथ SN1 के तहत रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री ये जल्दी रिएक्ट करेगा देन दिस, और अगर SN2 के तहत होगा तो 1 डिग्री देन 2 डिग्री ये जल्दी रिएक्ट करेगा देन दिस। सिंपल हो गया।
डाइक्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। बेटे पैरा जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और जब 10.18 की बात कर रहा हूं, पैरा जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल की वजह से, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से स्टेबिलिटी हाई होती है, और यही कारण है कि पैरा वाले का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो एंड मेटा से ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10.19, ठीक है, इसमें मैं कुछ चुनिंदे क्वेश्चन करा रहा हूं, और क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आप खुद ब खुद कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई पैनिक होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन से बहुत सारे कन्वर्जन मैं करा चुका हूं, आपको वीडियो में ही करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कोई कन्वर्जन में आपको तकलीफ होनी चाहिए। हाँ, एक दो कन्वर्जन में आपको तकलीफ होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है नहीं। देखो देखिए बेटे, 10.19 का सेकेंड कन्वर्जन, ठीक है नहीं, क्या है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। अब ये क्वेश्चन अगेन वही कर सकता है जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले लेक्चर को देख चुका है। क्या करें, बार बार यही आ रहा है। अब ये इथेनॉल है और मुझे करना है ब्यूट 1 आइन, ये ब्यूट 1 आइन, ठीक है, ब्यूट 1 आइन है ना, बिल्कुल ब्यूट 1 आइन है, समझ गए होंगे। क्या करना है, पहले इसके अंदर PCl 3 डालते हैं, हीट करते हैं, CH3 CH2 Cl बन जाएगा, और फिर इसके अंदर क्या करते हैं, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये है आपका 6th में आ जाते हैं। पहले मैं सोच रहा हूं ना 5th वाला करा देता हूं, तो मैं पहले 5th वाला, ठीक है नहीं, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेटे पहले आपको बेंजीन है, ये पहले बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर नाइट्रेशन पहले क्यों नहीं कर रहे, नाइट्रेशन पहले करो फिर ब्रोमिनेशन कर लेना। बेटे अगर नाइट्रो लग जाएगा ना, तो नाइट्रो जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है, तो नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है नहीं, तो फिर मेटा में ब्रोमो आएगा, ठीक है, इसलिए पहले नाइट्रेशन नहीं करते, पहले ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 करते हैं, ये ब्रोमो लग गया, और इसके बाद हम HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल देते हैं, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब जो नाइट्रो है वो 4th पोजीशन में जाएगा, तो कहने का मतलब है कि आपका ये बन जाएगा 4th पोजीशन में जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है नहीं। तो नेचुरली नाइट्रो अगर यहां से लगा हुआ है तो 1 यहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और अब हम आ जाते हैं 4th के बाद 5th के बाद 6th में आ जाते हैं। 6th मिटा दो, इसे मिटा दो ना, ठीक है। 6th में आते हैं, 6th, ठीक है। 6th में क्या है आपका, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड है, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे अनाड़ी है। मैं अभी एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं, बंद तो नहीं हुआ, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये बेंजाइल अल्कोहल है।
2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड ये है आपका। अब इसे करने के लिए अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। ऑल्दो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का लिंक वीडियो में अल्कोहल फिनोल्स एंड सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में तो करा ही रहा हूं, साथ में हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का लिंक डाला हुआ था, आपको पता होगा। मैंने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, तो देखो वही आ गया। एनसीईआरटी कुछ देती तो नहीं है, कुछ रहता तो नहीं है एनसीईआरटी में, पता नहीं किस सी ने बनाया एनसीईआरटी कि भाई मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, इतना मगजमारी वाले एनसीईआरटी बनाई ना कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो चलो कोई बात नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बच्चा ही कर सकता है, ऑल्दो आप भी कर सकते हो क्योंकि मैंने इसे हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स में लिंक कराया था। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर PCl3 डालते हैं, ये बन जाएगा CH2Cl बन जाएगा। इसके अंदर KCN डालते हैं तो ये बन जाएगा CH2CN बन जाएगा। और इसके अंदर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे, मतलब सॉरी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो वाटर और H पॉजिटिव डालेंगे, हीट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद तो बेटे जी सारा रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, कोई बात नहीं है। और तो कोई क्वेश्चन ऐसा खास दिख नहीं रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। बेटे ये क्वेश्चन अभी नहीं करा सकता हूं मैं, पहले आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ आगे के वीडियोस देखिए, तो आप जब देखेंगे खुद ब खुद कर लेंगे। ये आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं इसको, आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो ये आगे करेंगे अभी हम, ठीक है नहीं। और इसके बाद आपका है, इसके बाद तो मेरे ख्याल से अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी बेटे अभी आप नहीं कर सकते। ये कार्बोलमाइन रिएक्शन है जो आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे करेंगे, ठीक है नहीं। बेसिकली कार्बोलमाइन रिएक्शन एमाइंस में है, तो पहले एमाइंस करेंगे फिर ये रिएक्शन कर सकते हो, क्वेश्चन जो 20 वाला पार्ट है। बाकी तो मेरे ख्याल से सारे ही आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में आपको अटकने की जरूरत है, आप करिए। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट आए तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम। The treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are the major product. बेटे इसका आंसर मैंने अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में बताया था। ईथर में मैं विलियमसन सिंथेसिस करा रहा था, तब मैंने इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से उसके बीच में समझाया था आपको। विलियमसन सिंथेसिस में मैंने आपको समझाया था कि अल्कोहलिक KOH के अंदर ऐसा क्या होता है, अल्कोहलिक KOH के अंदर, कि वो एल्कीन बनाता है। मैंने आपको समझाया था, याद करो, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। इन एनसीईआरटी गधे के समझ गए ना, इन्होंने इसको हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स में डाला हुआ है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन कहीं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स को जिसने बारीकी से पढ़ा है और जिसने बारीकी से पढ़ाया हुआ है जिस टीचर ने, वही इसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दे सकता है। तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन फिर बता दूं, अल्कोहलिक KOH इज नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहलिक KOH इज नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि अल्कोहलिक KOH इज नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10.21, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का
ठीक है, इसी के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन का वाला मामला खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10.21 देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, बच्चों को अटकाता है थोड़ा सा। देखो C4H9Br है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोल रहा है इसे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, याद रखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल हैलाइड है लेकिन प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं है। ये बात बहुत खास है, नोट करो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है नहीं। C4H9 मैंने यहां पे लिख देता हूं, उससे मैं ये इंक खत्म हो गया यार। भर ले भाई, इंक भर लेते हैं यार। कोई दूसरा पेन काम कर रहा है, यस काम कर रहा है, चलो देखो। बेसिकली C4H9Br, अरे यार हाँ, C4H9Br ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो सबसे पहले मेरे पास दो बातें आती हैं, या तो ये ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है, C4H 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, या फिर ये ऐसा होगा, अब एक बच्चा मेरे से पूछा कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा बना दो, आप तो बड़े वो आप तो बड़े वो हो, क्या हो यार, ऐसा बना दो। अरे गधे, वो कह रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी नहीं है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, एक ये है एक ये है, ठीक है। अच्छा, अब सुनते हैं, दिस A react with alcoholic KOH to gives a compound B। तो अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये भी रिएक्ट कर सकता है, ये भी रिएक्ट कर सकता है। ये ब्यूट 1 इन बनाएगा, ये 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बनाएगा। तो ये भी रिएक्ट कर सकता है, ये भी रिएक्ट कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय बात नहीं है भाई। ये अगर रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये बनाएगा। मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये बनाएगा, और ये अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये बनाएगा। ये बनाएगा, ठीक है, ओके जी, ठीक है। अच्छा, एल्कीन, दोनों ही एल्कीन बना रहे हैं, बिल्कुल दोनों एल्कीन बना रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है तो अल्कोहलिक कोएच के साथ रिएक्ट करके वो बी बना रहा है। कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C। कंपाउंड बी जो है वो HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव C। अब HBr के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है? HBr के साथ रिएक्ट करने का मतलब ये है कि, क्या मतलब है? मतलब ये है कि मार्कोनिकॉव रूल। तो ये मार्कोनिकॉव रूल में तो ये भी जा सकता है, मार्कोनिकॉव रूल में ये भी जा सकता है, तो इसको मार्कोनिकॉव रूल में ले जाते हैं, HBr के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा CH2CH BrCH3, ठीक है। और मार्कोनिकॉव रूल में ये भी जा सकता है HBr, तो ये जाएगा CH3CCH3 BrCH3।
ठीक है, दोनों जाएंगे ना मार्कोनी का रूल से। अभी भी मामला खेल चल रहा है जबरदस्त वाला। फिर वो कह रहा है रिएक्ट विद बी रिएक्ट विद एचबीआर टू गिव सी। ठीक है, मार्कोनी का रूल में तो दोनों जाने। विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, मतलब जो सी बन रहा है वो आइसोमर ऑफ ए है। आइसोमर ऑफ ए, यहां पे खेल जो है बिगड़ गया बेटे। ये जो है दिस इज ए या तो ये है या ए है। अब देखो सुनना मेरी बात को, अब ये भी आइसोमर है, इस ए का आइसोमर ये भी है, बिल्कुल है ना, है ना। इस ए का आइसोमर ये भी है, पोजीशन आइसोमर, और इस ए का आइसोमर ये भी है ना। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये भी आइसोमर है भाई। यहां पे भी मामला अटक गया भाई, दोनों आइसोमर है। अब ये है कौन सा यार, मामला कैसे पता लगेगा? आगे बढ़ते हैं, चलो। दोनों आइसोमर है, अच्छा। When A is reacted with sodium metal, it gives a compound D, C8H18, which is different from the compound formed from N-butyl bromide. अब पता लगा बच्चों, कह रहा है कि अगर ये जो 2A है, ये या तो ए ये हो सकता है, ये हो सकता है। कह रहे हैं ये जो ए है ये सोडियम के साथ मिलके उड्स रिएक्शन में जा रहा है। लेकिन जब उड्स रिएक्शन में जा रहा है तो जो कंपाउंड बना रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो कंपाउंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना रहा है। यानी क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ये कौन सा है? ये वाला कंपाउंड है। समझ आई बात? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये जो ए है ये जब उड्स रिएक्शन में जा रहा है तो एक डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है देन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका मतलब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ए नहीं है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है। तो इसका उड्स रिएक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? ये अगर उड्स रिएक्शन में जाएगा, इसका अगर आप उड्स रिएक्शन करोगे Na के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका कंपाउंड कैसा बनेगा? आपका कंपाउंड ये बनेगा। समझ में आई बात? सो दिस इज योर ए, ठीक है नहीं? तो ये आपका ए हुआ, ठीक है, लिख देते हैं नाम। ये आपका ए हुआ, KOH के साथ रिएक्ट करने के बाद बी हुआ, ये आपका बी हुआ। उसके बाद HBr के साथ रिएक्ट करने पे सी हुआ, दिस इज योर सी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मक्खन क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने एनसीईआरटी करा दिया, ओके। और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, शबा खैर। और मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा बिल्कुल। टाटा।